नमस्कार साथियों, हिस्ट्री ई क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ। आज के सेशन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र को देखेंगे। कक्षा 12वीं, विषय इतिहास। प्यारे साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी किए गए जो मॉडल प्रश्न पत्र है, इसके माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि बोर्ड में प्रश्न पत्र किस प्रकार का आएगा। बोर्ड के अंदर जो प्रश्न पत्र आता है वो प्यारे साथियों मॉडल प्रश्न पेपर के अनुसार ही आता है। तो जो मॉडल जो पेपर है इसको हम देखेंगे, इसके साथ साथ में इसका फुल सॉल्यूशन भी देखेंगे। आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। सारे विषयों के बोर्ड के द्वारा जारी किए गए जो मॉडल पेपर है इसको अवश्य देख लें, क्योंकि मॉडल पेपर के अनुसार ही बोर्ड के अंदर प्रश्न पत्र आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको समझना जरूरी है। इसको किस प्रकार से हल करना है अपन इसको भी लेकर आज चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, चलते हैं मॉडल पेपर प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ देखिए, आप यहाँ देखेंगे तो जो कुल पेपर है वो आपके 3 घंटे और 15 मिनट का आता है। पूर्णांक जो है वो 80 नंबर का है। इसके साथ साथ आप यहाँ देखेंगे तो इसके अलावा भी यहाँ पर अन्य कई प्रकार की जानकारी भी दी गई है। जो ये कुछ सामान्य निर्देश दी गए हैं, आप इनको स्क्रॉल करके पढ़ लें। इसके साथ में आगे चलते हैं और देखते हैं जो खंड अ है। खंड अ में देखिए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसको यहाँ हम देखेंगे। सबसे पहले आपको देखना है खंड अ में जो जारी किए गए प्रश्न पत्र है, इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है ये यहाँ आपको बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न मिलते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देखिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ आपको राज्य बताना है कि ये कौन से राज्य में है। तो प्यारे साथियों, धोलावीरा जो है वो आपके गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी। तो प्रभावती गुप्त जो है वो प्यारे साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय की है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में देखिए, पिता से पुत्र फिर पौत्र प्रपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है। जो व्यवस्था है वो व्यवस्था क्या कहलाती है। तो प्यारे साथियों, वो व्यवस्था जो है वो पितृवंशिकता कहलाती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है, निम्न में से किस शहर को इब्न बतूता ने भारत में सबसे बड़ा शहर बताया। तो इब्न बतूता के द्वारा जो सबसे बड़ा शहर बताया था प्यारे साथियों वो था दिल्ली। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे। निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे वो थे अमीर खुसरो। अगला है, विष्णु के उपासक निम्न में से कौन थे। विष्णु के जो उपासक है वो क्या कहलाते हैं। इसका मतलब यहाँ ये है, तो विष्णु के जो उपासक है वो अलवार कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है प्यारे साथियों वो 2 भाइयों ने की थी, हरिहर और भूका ने। आपको पता ही है 1337 में की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से है प्यारे साथियों। प्रश्न है, यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी। तो इसको धारण करने वाले जो शासक थे वो थे कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगा दी। ऐसा कौन सा शासक था जिसने तंबाकू के ऊपर पाबंदी लगाई थी। तो वो थे जहांगीर। अगला प्रश्न है, शाहमल की मृत्यु कब हुई थी। शाहमल 1857 की क्रांति से संबंधित है, तो इनकी जो मृत्यु है वो 1857 में हुई थी। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था।
स्थायी बंदोबस्त का जो जनक है प्यारे साथियों वो कॉर्नवालिस थे। अगला प्रश्न है, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो पांचवी रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश संसद में 1813 में प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार से आप देखते हैं 12 प्रश्न आपके जो एक एक नंबर के थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अगला प्रश्न जो है वो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसके कारण महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी? तो प्यारे साथियों महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, ये इस प्रकार से आप देखते हैं 14 जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न थे, ये कंप्लीट हो गए हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान है और इसको भरना है, तो मैंने ऑलरेडी भर रखा है ताकि समय कम लगे। देखिए इसको, पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इसकी जो रचना है वो की थी हरिशैन ने। दूसरा है, महाभारत की रचना भाषा में हुई, यानी कौन सी भाषा में हुई? तो महाभारत की जो रचना है वो वेदव्यास ने की थी और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति में प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, यानी कितने प्रकार के विवाह है? तो मनुस्मृति में कुल 8 प्रकार के विवाह है और ये आपको पता होगा 4 उचित प्रकार के हैं और 4 अनुचित प्रकार के हैं। फिर है अगला प्रश्न, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध कौन से धर्म से है? तो इनका जैन धर्म से संबंध है। अगले जो रिक्त स्थान है उसको देखिए, इसमें है देवी संप्रदायों में देवी की उपासना से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती है, यानी कि जो उपासना करते हैं हम जिस पत्थर से करते हैं उस पत्थर के ऊपर क्या पोता हुआ होता है? तो उस पत्थर के ऊपर क्या पोता होता है? आप कहोगे सिंदूर पोती होती है। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का जो युद्ध है वो 1565 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, जो रिक्त स्थान है वो है, आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो भूमि को आपको पता है आईन अकबरी में 4 भागों में बांटा गया है। फिर अगला प्रश्न देखिए, ये आपके जो 7 है ये रिक्त स्थान है, ये भी पूर्ति हो गई है। अब जो अगला प्रश्न है वो है वन लाइनर, अति लघुरात्मक प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर केवल क्या करने हैं प्यारे साथियों? इनके जो उत्तर है वो केवल या तो एक शब्द के अंदर या एक पंक्ति में देने हैं। तो मैं आपको एक शब्द के अनुसार इनके उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में गलियों व सड़कों को किस पद्धति से बनाया गया था? तो इनकी जो पद्धति थी वो थी ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति क्यों है? ग्रिड का मतलब है जाली। तो इस प्रकार से इनके पहले ये सड़कें बनती थी, सड़कें बनने के साथ साथ उनकी नालियाँ भी बनती थी और इसके बाद में ये जो बीच वाला जगह है यहाँ पर ये घर बनाते थे। इस प्रकार से इनकी जो पद्धति है, जो प्रणाली है वो एक प्रकार से जाली जैसी हो जाती है, इसीलिए इनको ग्रिड पद्धति कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि अर्थशास्त्र से हमें किस विषय की जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र जो विषय है इसके अंदर प्यारे साथियों मूल रूप से एक तो सैनिकों के बारे में जानकारी है, एक इनके साथ साथ में प्रशासन से संबंधित जो संगठन वगैरह है मौर्यकालीन, इनके बारे में पूरी जानकारी है। मौर्य वंश के जो शासक है इनकी सैनिक तकनीकी किस प्रकार की थी और इनके साथ साथ में प्रशासनिक संगठन कौन कौन से थे, इनके बारे में विस्तार से जो जानकारी है वो अर्थशास्त्र के अंदर मिलती है। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि बहिर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं? बहिर्विवाह पद्धति प्यारे साथियों किसी क्षेत्र से बाहर, गोत्र से बाहर या जाति से बाहर जो भी विवाह करने की पद्धति है उसको क्या कहते हैं? बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस वंश में मातृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था थी? ऐसा कौन सा वंश था जिसमें माता को प्रधान मानते थे? तो सातवाहन जो वंश है जो दक्षिण भारत में शासन करता था, ये एक ऐसा वंश है जिसमें माताओं को प्रधान माना जाता था। अगला प्रश्न है, स्त्री धन से क्या तात्पर्य है? स्त्री धन का मतलब यहाँ यह है कि शादी के समय या शादी के बाद वधू को, कन्या को जो भी सामान दिया जाता है, संपत्ति दी जाती है,
उस संपत्ति को ही क्या कहते हैं, स्त्री धन के नाम से जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो प्यारे साथियों, जो इब्न बतूता है वो भारत में आए थे और भारत में आने के बाद में इन्होंने जो विवरण लिखा है, इस विवरण को पुनः लिखने का कार्य किया था। तो इस समय इब्न बतूता बोलने का काम करते थे और इनको लिखने का जो कार्य है वो किसने किया था? तो प्यारे साथियों, वो क्या था, इब्न जुजै ने किया था। किसने किया था? इब्न जुजै ने किया था। अगला प्रश्न जो है वो है, वली शब्द से क्या तात्पर्य है? वली क्या है? तो वली अर्थात ईश्वर का मित्र, वह सूफी संत जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था, उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे वली। जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करते थे उसको क्या कहते थे? वली कहते थे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन थे? तो प्यारे साथियों, मैंने अमर नायक को थोड़ा सा डिटेल से लिया है, इसको देख लीजिए। विजयनगर साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के आधार पर अमर नायक नामक राजनीतिक प्रणाली की खोज की थी। इसका अर्थ सैनिक कमांडर है, जिसका जो प्रमुख कार्य है वो प्यारे साथियों, तो इसका जो प्रमुख कार्य है वो है प्रशासनिक कार्य। तो इस प्रकार से विजयनगर में जो अमरनायक प्रणाली है इसको भी आपको अच्छी तरह से देखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई थी? जो स्वतंत्र सरकार है प्यारे साथियों, जो स्वतंत्र सरकार है इसकी स्थापना कौन से आंदोलन के दौरान की गई थी? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है, महात्मा गांधी का जो तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, इसी आंदोलन के दौरान भारत के अंदर स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई थी। इनको प्रत्युत्तर सरकार भी कहते हैं, तो इस प्रकार से समानांतर सरकार भी कहते हैं। तो इन्होंने स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी। अगला प्रश्न जो है 10वां प्रश्न, वो है संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? जो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो कब प्रस्तुत किया गया था? तो प्यारे साथियों, उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। किसने किया था? तो आप कहोगे जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से आपका जो खंड अ है, जो सेक्शन ए था, वो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे प्यारे साथियों कि एक एक नंबर के जो प्रश्न है वो कुल कितने आ गए हैं? वो कुल आ गए हैं 31। बहुत बड़ी संख्या है प्यारे साथियों। एक एक नंबर के प्रश्नों की जो संख्या है वो 31 है। इसलिए जो छोटे प्रश्न बनते हैं वो आपको अच्छी तरह से देखना जरूरी है। जिस प्रकार का मॉडल पेपर दिया गया है, ठीक इसी प्रकार का आपके बोर्ड के अंदर भी सारे प्रश्नों की आने की संभावना है। इसलिए आपको इनको अच्छी तरह से देखना है कि जो प्रश्नों की प्रकृति है वो किस प्रकार की है। सेक्शन बी को देखते हैं। सेक्शन बी में देखिए, सेक्शन बी के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए हैं इनकी जो शब्द सीमा है वो 50 है। शब्द सीमा कितनी है? 50 है। अब ये जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ये 2-2 नंबर के हैं। सेक्शन बी के अंदर 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। पहला जो प्रश्न आया है, जो चौथा प्रश्न है, वो देखिए, पूछा है स्तूप क्यों बनाए जाते थे? स्तूप जो है वो क्यों बनाए जाते थे? तो प्यारे साथियों, बुद्ध की स्तुति करने के लिए, यानी महात्मा बुद्ध को याद करने के लिए, बुद्ध से संबंधित वस्तुओं को पवित्र स्थान पर स्थापित करके उनकी आराधना करने के लिए, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में महात्मा बुद्ध से संबंधित जो भी वस्तुएं थी या महात्मा बुद्ध के जो शरीर से संबंधित कोई अवशेष थे उनके ऊपर एक टीला बनाया जाता था। उस टीले को इसलिए बनाते थे ताकि महात्मा बुद्ध की आराधना की जा सके, उनको याद किया जा सके। इस प्रकार की जो एक प्रकार से आकृति जो है उसी का क्या नाम दिया गया है? स्तूप नाम दिया गया है। प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? इनके नाम लिखिए। त्रिपिटक, पिटक का मतलब जो है प्यारे साथियों, मैं यह लिख देता हूं, पिटक का मतलब होता है टोकरी। हाँ, थोड़ा पेन तेजी नहीं चल रहा है, आप याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पिटक जो है, पिटक का मतलब था टोकरी, और यहाँ त्रि का मतलब है 3, यानी 3 प्रकार की टोकरियां होने के कारण इसका नाम हो गया है त्रिपिटक। इनके नाम क्या है? देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन उनके शिष्यों ने जिन ग्रंथों में किया उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 3 होने के कारण इनको क्या कहा गया है? त्रिपिटक कहा गया है। अब ये 3 पिटक कौन कौन से नाम पूछा है? तो पहली जो पिटक है वो है विनय पिटक, दूसरी जो है वो है सुत्त पिटक, और तीसरी जो पिटक है वो है
अभिधम पिटक। इस प्रकार से बौद्ध धर्म से संबंधित कुल पिटकों की संख्या कितनी हो गई है? तो आप कहोगे 3 हो गई है। अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से, इसको भी देखिए आप। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है कि कुल कितनी बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई थी? जो बौद्ध संगीतियां हैं वो कुल कितनी हुई थी? तो प्यारे साथियों, बौद्ध संगीतियां जो है वो हुई थी कुल 4। कब कब हुई है? देखिए, पहली जो बौद्ध संगीत होती है वो होती है 483 ईसा पूर्व में, और ये राजगृह के अंदर होती है। दूसरी जो होती है वो उसके 100 साल के बाद होती है, 383 बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। और ये कहाँ होती है? तो ये होती है वैशाली में होती है। तीसरी जो है वो होती है 251 ईसा पूर्व, और ये पाटलिपुत्र में होती है। चौथी जो है ये प्रथम शताब्दी में होती है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में, और कहाँ होती है? कुंडलवन कश्मीर के अंदर होती है। इस प्रकार से बौद्ध धर्म में कुल कितनी संगीतियां हो गई है? 4 संगीतियां हो गई है। अगला प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से है, भारत में आने वाले किन्हीं 3 यात्रियों के नाम लिखिए। तो यात्री तो खूब आए थे, ढेर सारे यात्री आए थे, उनमें से किन्हीं 3 का नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखा है यहाँ, अल-बिरूनी है, इब्न बतूता है, बर्नियर है, ऐसे ढेर सारे आए थे। आप किसी का भी 3 का नाम लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये इस प्रकार से है कि ताराबबाद किसे कहा जाता था? ताराबबाद, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ताराबबाद दौलताबाद महाराष्ट्र में पुरुष तथा महिला गायकों के लिए, किसके लिए? महिला और पुरुषों के गायकों के लिए एक बाजार था। उसी बाजार का नाम क्या था? ताराबबाद। ये कहाँ का भाग है? आप कहोगे दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ का है? आप कहोगे महाराष्ट्र का भाग है। अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, जो विजयनगर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 9, विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा क्या था? प्यारे साथियों, विजयनगर में महानवमी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक था, जो एक विशाल मंच है। महानवमी आपको ध्यान में रखना है, महानवमी डिब्बा यानी कि महान 9वां दिन। ये कौन सा दिन है? आप कहोगे 9वां दिन है। ये 9वां दिन होने के कारण इसको क्या कहा गया है? महान नवमी दिन कहा गया है। उसी से फिर ये डिब्बा बना है। तो सबसे ऊंचे स्थानों में से एक था, जो एक विशाल मंच है, जहां महानवमी के दिन दुर्गा की पूजा धूमधाम से की जाती थी। तो ऐसा ही एक मंच बना हुआ है, एक प्रकार से ऊंचा मंच है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? डिब्बा कहा गया है। और इस डिब्बे के ऊपर जो नवरात्रि वगैरह होती है, उसमें जो 9वां दिन है, 9वें दिन के अंतर्गत दुर्गा की पूजा की जाती थी, इसलिए इसको महानवमी डिब्बा कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है, जिनसे कामिल से आप क्या समझते हैं? प्यारे साथियों, जो जिनसे कामिल है, जिनसे कामिल जो है, इसका मतलब यहाँ ये है कि जो सर्वोत्तम फसल है, उस सर्वोत्तम फसल को क्या नाम दिया गया है? जिनसे कामिल। कौन कौन से हैं? जैसे कि एक कपास है और दूसरा गन्ना है। ये ऐसी फसलें हैं जिनसे लोग व्यापार करते थे। व्यापार करने के कारण इनको जिनसे कामिल या सर्वोच्च फसल कहा जाता था। कुछ फसलें जो पेट भरण पोषण के लिए होती है, और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो व्यापार करने के लिए होती है। ये व्यापार करने वाली फसलें हैं, इसलिए इनको सर्वोत्तम फसलों के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है प्यारे साथियों, देखिए, यह देखिए, मुगल कालीन कृषि के तरीकों तथा वर्तमान कृषि के तरीकों से आप क्या समानताएं तथा भिन्नताएं देखते हैं? यानी मुगल काल के अंतर्गत जो खेती की जाती थी, उसमें और वर्तमान में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नता है? तो प्यारे साथियों, आप इसको समझ सकते हैं कि मुगल काल के अंदर जो खेती की जाती थी वो परंपरागत तरीके से की जाती थी। ठीक है, वो परंपरागत तरीके से की जाती थी। लेकिन वर्तमान में जो खेती की जाती है प्यारे साथियों, वर्तमान में जो खेती की जाती है वो कई प्रकार की आधुनिक विधियों के अंतर्गत की जाती है।
तो पहला तो ये हो गया है इसमें कि मुगल काल के अंतर्गत जो खेती की जाती थी वो परंपरागत तरीकों से की जाती थी, वो बैलों से की जाती थी, वो लकड़ी के हलों से की जाती थी। सिंचाई के लिए भी परंपरागत साधन ही थे, ज़्यादा नहरों का नहीं था, उस समय कुओं का इस्तेमाल किया जाता था। और इनके साथ साथ में वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान के अंतर्गत हम कई प्रकार के अत्याधुनिक तरीकों से खेती करते हैं। इनके साथ साथ में अगर समानताएं देखें तो समानताएं ये है कि उस समय भी हम हल का प्रयोग करते थे और हम आज भी हल का प्रयोग करते हैं। उस समय भी हम सिंचाई का प्रयोग करते थे, चाहे किसी भी प्रकार के तालाब से हो, चाहे कुओं से हो, और आज भी हम तमाम प्रकार की सिंचाई के साधनों का प्रयोग करते हैं। तो आप इनको डिटेल के लिए थोड़ी सी और किताबें पढ़ सकते हैं। किताब के अंदर आप गहराई से इसको आप जान सकते हैं। ज़्यादातर अमूमन अगर मोटा मोटा तरीका देखा जाए, मोटा मोटा अगर अंतर देखा जाए या समानता देखी जाए तो कुछ इसी प्रकार की थी। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है प्यारे साथियों, देखिए, दामीन ए कोह क्या है? दामीन ए कोह जो है वो क्या था? देखिए प्यारे साथियों, 1832 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा संस्थाओं के लिए सीमांकित किए गए, सॉरी ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये संस्थाएं नहीं है, ये यहाँ मैं कट कर देता हूँ, यहाँ है संथाल, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्यारे साथियों, एक सेकेंड, संथाल। तो प्यारे साथियों, 1832 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा संथालों के लिए एक अलग से भूभाग दिया गया था, एक अलग से भूभाग को सीमांकित किया गया था। जो संथाल लोगों के लिए, संथाल जनजाति के लिए जिस अलग भूभाग को सीमांकित किया गया था, उसी भूभाग को क्या कहा गया है प्यारे साथियों? तो उसी को कहा गया है दामीन कोह। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसे कहा जाता था? तो प्यारे साथियों, भू व्यवस्था से संबंधित जो भू राजस्व है, इससे संबंधित ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं थी। उसमें जो एक व्यवस्था है वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। आपको पता होगा प्यारे साथियों, आपने इस्तेमारी बंदोबस्त का भी नाम सुना होगा, आपने रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम सुना होगा और आपने महलवाड़ी का नाम भी सुना होगा। इसमें केवल पूछा है रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? तो देखिए प्यारे साथियों, औपनिवेशिक सरकार द्वारा बम्बई दक्कन में लागू की गई, बम्बई वाला जो भाग है, बम्बई दक्कन में लागू की गई राजस्व प्रणाली को क्या नाम दिया गया था? रैयतवाड़ी नाम दिया गया था। और इसके अंतर्गत प्यारे साथियों, जो राजस्व है, जो लगान है, कर है, वो डायरेक्ट रैयतों से, रैयत का मतलब होता है किसान, डायरेक्ट किसानों से ही भू राजस्व वसूल किया जाता था। इसी को इन्होंने क्या नाम दिया है? रैयतवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया है। अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्यारे साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार बोर्ड के अंदर पूछा हुआ कारण है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो प्यारे साथियों, वैसे तो कई कारण थे और हम अमूमन जिस समय पढ़ाते हैं उस समय सारे कारणों की चर्चा भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही कारण पूछा है और वो कारण पूछा है तात्कालिक कारण। तो प्यारे साथियों, जो तात्कालिक कारण था वो था गाय और सूअर की चर्बी से युक्त जो कारतूस थे, इन कारतूसों का प्रयोग करना। प्यारे साथियों, आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि 1857 की क्रांति के कारणों में से अमूमन हर बार एक प्रश्न आता है। यहाँ जो चर्बी युक्त कारतूस है, इस कारतूसों को मुंह में डालकर इसकी जो कैप है वो हटानी पड़ती थी, इसलिए गाय और सूअर की चर्बी का लेप होने के कारण हिंदुओं और मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था और धर्म भ्रष्ट होने के कारण भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों ने ऐसे कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और इसीलिए सारे सैनिक भड़क उठे और 1857 के अंदर ब्रिटिश सरकार का पुरजोर के साथ में इन्होंने विरोध किया, विद्रोह किया। उसी को 1857 की क्रांति कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1922 ईस्वी में
असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? प्यारे साथियों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी का ये विशाल आंदोलन जो था, ये पहला आंदोलन था। वैसे इससे छोटे छोटे आंदोलन महात्मा गांधी ने कई पहले भी किए हैं, जैसे चंपारण से शुरू किए हैं, लेकिन जो बड़ा आंदोलन है, बड़े आंदोलनों में से ये पहला आंदोलन था। लेकिन बात यहाँ ये पूछी गई है कि 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया था, या इसको स्थगित क्यों किया था, या इसको बीच में रोका क्यों था? ये 1900, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि महात्मा गांधी ने 1920 में ये आंदोलन शुरू किया था और 1922 में इसको रोक दिया था। रोकने का मतलब क्या था, या इसको क्यों रोका था? तो प्यारे साथियों, आपकी जानकारी के लिए 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जो जिला है, ये यूपी का भाग है। कहाँ का भाग है? यूपी का भाग है, यूपी। तो गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घटी थी। इस घटना के तहत क्या हुआ था प्यारे साथियों? इस घटना के तहत 22 जो पुलिसकर्मी है, इस 22 पुलिसकर्मियों को भारतीय विद्रोहियों ने जिंदा जला दिया था। जिंदा जलाने के कारण महात्मा गांधी बड़े दुखी हुए और महात्मा गांधी ने इस हिंसा को देखते हुए अपने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। इस प्रकार से महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो मुख्य घटना कौन सी है? आप कहोगे चोरी चौरा नामक घटना थी। इस प्रकार से आप देखेंगे साथियों कि जो सेक्शन बी था वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। ये सारे सारे 2-2 नंबर के प्रश्न थे। अब अपन देखते हैं सेक्शन सी को, जो खंड स है, इसको देखते हैं। और खंड स के अंदर अपन देखेंगे थोड़े से बड़े प्रश्न आ रहे हैं। इन प्रश्नों को देखिए। यहाँ जो प्रश्न पूछे गए हैं ये थोड़े से बड़े हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और इनकी जो शब्द सीमा है वो आपकी है 100 शब्द है। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्यारे साथियों, मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अपने यहाँ पर केवल जो प्रशासनिक विशेषताएं हैं इन्हीं को लेकर बात करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है वो मुख्य बिंदु यहाँ डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। पहला है इनका राजनीतिक केंद्र, दूसरा है असमान शासन व्यवस्था, तीसरा है प्रशासनिक केंद्र का चयन, चौथा है सैनिक गतिविधियों का संचालन, पांचवा है धम्म महामात्यों की नियुक्ति आदि। ऐसे तमाम प्रकार की विशेषताएं हैं जो उस समय के मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक विशेषताओं में से महत्वपूर्ण थे। अब ध्यान आपको ये रखना है कि प्यारे साथियों, जो सेक्शन सी है इसमें सारे जो प्रश्न हैं वो प्रश्न 3 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 3 नंबर के हैं। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ और नोट करनी है, और वो चीज़ ये नोट करनी है कि सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि जो 3 नंबर के प्रश्न हैं प्यारे साथियों, ये 3 नंबर के प्रश्न आपके अथवा में है। जैसे यहाँ देखिए, अभी हमने बात की है मौर्य साम्राज्य के प्रश्न के बारे में। इनके जो अथवा में प्रश्न आया है वो अथवा में प्रश्न आया है सुदर्शन झील का। देखिए, ये इसके अथवा में प्रश्न है, सुदर्शन झील। आपको प्यारे साथियों, इस बार जो बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जो जारी किया है, जो ब्लूप्रिंट जारी किया है, इसमें आप लोगों के लिए बड़ी फायदे वाली चीज़ ये है कि इससे पहले जो 3 नंबर के प्रश्न थे वो कभी अथवा में नहीं थे, लेकिन इस बार जो मॉडल पेपर जारी किया है इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके बोर्ड में भी 3 नंबर के जो प्रश्न है वो अथवा में आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। इसलिए 3 नंबर के प्रश्नों को भी आपको अच्छी तरह से देखना है। और ये अथवा में आने से आपको बेनिफिट ये है कि अगर ऊपर वाला नहीं आता है तो उसके अथवा वाला आप आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है सुदर्शन झील के बारे में। तो सुदर्शन झील जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इस अभिलेख के अनुसार इसकी जो सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो किसने किया है? तो आप कहोगे चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त वेश्य हैं। इसने इस झील का क्या किया था? निर्माण किया था। और आपको यह भी पता होगा कि यहाँ के तमाम जो किसान थे, इन किसान लोगों के पानी से संबंधित जो समस्याएं थी, इस समस्याओं से निजात पाने के लिए इन्होंने एक झील का निर्माण किया था और लोगों को रोजगार से जोड़ने का भी इनका प्रमुख उद्देश्य था। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और इसमें 2-3 बार इसका जो मरम्मत हुई है, मरम्मत के बारे में भी आप आराम से कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा एक संकेत दिया आप लोगों को। फिर अगला प्रश्न जो पूछा है वो इस प्रकार से पूछा है कि मीराबाई के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो प्यारे साथियों, मैं थोड़ा सा इस प्रश्न को और ऊपर कर लेता हूं। अब आप आराम से देखिए, ये भी आपके 3 नंबर का प्रश्न है और इसमें मीराबाई के बारे में पूछना है, मीराबाई के बारे में पूछा है। तो मैंने थोड़ी सी जानकारी यहाँ दी है। देखिए, मीराबाई 15वीं 16वीं शताब्दी में
संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कवियत्री थी। यह मारवाड़ में मेड़ता रियासत के शासक रतन सिंह राठौड़ की पुत्री थी, जिनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया कुल में राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में हुआ था। यह भगवान कृष्ण को एकमात्र अपना पति मानती थी, इसीलिए इन्होंने कभी भी मेवाड़ के राजकुमार भोजराज को अपना पति स्वीकार भी नहीं किया था और इसी वजह से इनको कई बार वहाँ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और भगवान कृष्ण की आराधना में इन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, त्याग दिया था। इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा है उसको भी देख लीजिए। उनके अथवा में पूछा है, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। वीर शैव जो परंपरा है, देखिए प्यारे साथियों, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उदय हुआ जिसे वीर शैव या लिंगायत भी कहा जाता है। इसका जो नेतृत्व है वो बासवना नामक ब्राह्मण ने किया था और ये भगवान शिव को मानने वाले थे। ठीक है, भगवान शिव के पुजारी थे। अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है, देखिए प्यारे साथियों, एक गिलास फल, ध्यान रखना यहाँ गिलास फल के कोष्टक में लिखा हुआ है चेरी फल होता है, आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा। यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। डलहौजी का इस टिप्पणी को विस्तार से समझाइए। डलहौजी की इस टिप्पणी को विस्तार से समझाइए। प्यारे साथियों, ये सेम इसी लैंग्वेज के अंदर पहले भी 1-2 बार बोर्ड के अंदर प्रश्न आया हुआ है, इसलिए यहाँ आपको समझना जरूरी है कि गिलास फल जो है इसकी इन्होंने किससे तुलना की है। तो गिलास फल जो है ये अवध के लिए बोला है और एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। इसका मतलब ये है कि जो अवध है ये एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य में ही मिलने वाला है। ये डलहौजी ने अपना वक्तव्य दिया था, कब दिया है और किस प्रकार से दिया है, इसके लिए यहाँ देखिए। यह कथन लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में अवध के लिए कहा था। किसके लिए कहा था प्यारे साथियों, ये समझना जरूरी है। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि ये कथन किसके लिए कहा था, तो ये कथन अवध के लिए कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। कब कहा था? 1851 में कहा था और फरवरी 1856 में, ध्यान रखना आपको प्यारे साथियों कि फरवरी 1856 में अवध का डलहौजी ने क्या कर दिया था? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया था। और आपको पता भी होगा कि अवध के जो शासक है, इस शासक के ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर बलपूर्वक अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था, जिससे अवध के सारे लोग नाराज हो गए थे और ये कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति का भी कारण बनता है। इसके अथवा में जो प्रश्न आया है उसको भी देखिए। इसके अथवा में प्रश्न पूछा है 1857 की क्रांति से संबंधित है, क्या है इसको भी देखिए। हाँ, एक सेकेंड। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो देखो, अभी हमने एक कारण के बारे में प्रश्न आया था, एक तो 1857 क्रांति का जो तात्कालीन कारण था वो प्रश्न आया था, अब इसके असफलता का कारण आ गया है। तो इसकी असफलता के कौन कौन से कारण थे इसको देखिए। मैंने यहाँ मुख्य बिंदु के रूप में लिखा है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। पहला है कुशल एवं अयोग्य नेतृत्व का अभाव। भारत के अंदर जितने भी नेतृत्व था वो एक प्रकार से कुशल नहीं था और योग्य भी नेता नहीं थे। इसी वजह से भारत के अंदर जो 1857 की जो क्रांति है ये असफल होती है। दूसरा कारण है क्रांति का समय से पूर्व होना। क्रांति की जो शुरुआत में जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 31 मई को क्रांति होने की घोषणा की गई थी, लेकिन क्रांति जो है वो हो जाती है, आपको पता होगा 10 मई को हो जाती है। तो ये क्रांति से पूर्व होना भी असफलता की ओर इंगित करता है। अगला जो असफलता का कारण है वो है भारतीय नरेशों का असहयोग। यानी भारतीय जो राजा थे, बहुत सारे भारतीय राजा ऐसे थे जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था और इस 1857 की क्रांति में भाग भी नहीं लिया था। भारतीय जिन लोगों ने भाग लिया था उनके पास में साधन भी सीमित थे और इनके साथ साथ में जो जमींदार लोग थे, व्यापारी थे और जो शिक्षित वर्ग थे, ये बिल्कुल क्रांति से तटस्थ थे, ये क्रांतिकारियों के साथ में नहीं थे। तमाम कारणों की वजह से 1857 की जो क्रांति है प्यारे साथियों वो असफल हो जाती है। अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से, इसको भी देखिए आप। अगला प्रश्न है कि निम्न पर
टिप्पणी लिखी है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो सबसे पहले जो टिप्पणी लिखनी है वो किसके ऊपर लिखनी है, तो वो लिखनी है सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा इसको भी हिंट दिया है, क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, नमक यात्रा के संपन्न होने के दौरान 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक को हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। तो प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि जो नमक है वो एक ऐसी चीज़ है जो सारे घरेलू लोगों के लिए, खाना बनाने के लिए, साधारण से साधारण लोगों के लिए अपरिहार्य है। इसलिए नमक बनाने का जो अधिकार है वो सारे भारतीयों को मिलना चाहिए। लेकिन आपको पता होगा कि ब्रिटिश सरकार का नमक के उत्पादन के ऊपर एकाधिकार था और इसी का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू की और नमक यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी शुरू किया था। अगली जो टिप्पणी लिखनी है वो लिखनी है रोलेट एक्ट के ऊपर। तो मैंने थोड़ा सा इसको भी यहाँ संक्षिप्त लिखा है, इसको भी देखिए आप। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में फैली क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने 10 सितंबर 1917 को न्यायाधीश ये यहाँ कर नहीं है, सॉरी, यहाँ सर है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ सर लिखना आप, सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। भारतीयों के विरोध के बावजूद भी मार्च 1918 को इसे लागू कर दिया गया, जिससे क्या नाम दिया गया है, रोलेट एक्ट नाम दिया गया है। और इसके तहत आपको पता होगा कि रोलेट एक्ट लागू हुआ था तो उसमें ये मुख्य प्रावधान था कि बिना वकील, बिना दलील और बिना वकील, बिना दलील और बिना तीन बिंदु थे। इसके ऊपर आप किसी भी भारतीय व्यक्ति के अगर आप संदेह होता है, शक होता है, तो आप इसको 2 साल के लिए कारावास में डाल सकते हैं। बिना दलील था, सॉरी, अब मुझे याद आया, बिना दलील, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील, 2 साल के लिए आप जेल में डाल सकते हैं किसी भी भारतीय को। फिर अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है कि ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ है, कोई न कोई गतिविधियों में संलग्न है, ऐसे किसी भी भारतीय व्यक्ति को 2 साल तक आप जेल में डाल सकते हैं। इस प्रकार का ये एक्ट था जिसका भारतीय लोगों ने क्या किया था, विरोध किया था। अगला जो बिंदु पूछा गया है वो पूछा गया है, यहाँ देखिए, खिलाफत। इसमें भी आपको देख रहे हैं, इसमें भी अथवा पूछा गया है। यहाँ मैं ले रहा हूँ, पहले खिलाफत को ले रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आपको अगर दिख रहा है तो खिलाफत आंदोलन दे रखा है जो बिंदु नंबर 2 है। इस बिंदु नंबर 2 में देखिए खिलाफत आंदोलन यहाँ दे रखा है। खिलाफत आंदोलन क्या है, इसके ऊपर टिप्पणी लिखने भी बोला है। देखिए, मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की साम्राज्य का बंटवारा करना तथा अंग्रेजों द्वारा खलीफा का अपमान करने के कारण खलीफा के शक्तियों की रक्षा का समर्थन करने के लिए भारतीय मुसलमानों ने भी इस आंदोलन को कहीं न कहीं साथ देने का काम किया और भारतीय मुसलमानों ने पूरे वैश्विक स्तर पर मुसलमानों का साथ देने की घोषणा की, क्योंकि तुर्की का जो खलीफा था वो पूरे इस्लाम जगत का एक प्रकार से खलीफा था, इस्लाम जगत का धार्मिक गुरु था। इसलिए भारतीय जो मुसलमान हैं, जिसमें विशेषकर यहाँ आप देख रहे हैं मोहम्मद अली और इनके साथ साथ में शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली जो है, जिनको अली बंधु के नाम से जानते हैं। तो मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में 1919 से 1920 में एक आंदोलन शुरू किया गया, उसी का नाम है खिलाफत आंदोलन। अगला जो यहाँ फिर टिप्पणी के लिए बोला है वो पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में बम्बई के ग्वालियर टैंक से शुरू करने की घोषणा की गई थी। यानी बम्बई का जो ग्वालियर टैंक है, इस ग्वालियर टैंक से ही महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को शुरू करने के साथ साथ में करो और मरो का नारा भी दिया था, आपको पता होगा। तो करो और मरो का नारा देने के साथ महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को शुरू कर दिया था। अब इस आंदोलन को विधिवत रूप से शुरू करने की घोषणा 9 अगस्त को थी, यानी सुबह 9 अगस्त को इस आंदोलन को हम विधिवत रूप से शुरू कर लेंगे। लेकिन इससे पूर्व जैसे ही ब्रिटिश सरकार के पास में सूचना पहुंचती है तो भारत के तमाम जो उस समय के राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, महात्मा गांधी सहित और जवाहरलाल नेहरू से जितने भी नेता थे, उन सारों को जेल में डाल दिया। इसकी वजह से ये जो आंदोलन है ये नेतृत्व विहीन हो जाता है। उसके बावजूद भी ये आंदोलन लंबे समय तक चलता रहा है। इसमें गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया और गांधी जी का ये जो आंदोलन है ये
अंतिम, तीसरा और सबसे बड़ा आंदोलन था। इसके साथ में प्यारे साथियों, आपका जो सेक्शन जो सी था ये भी कंप्लीट हो जाता है, जो खंड स था वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब जो सेक्शन है वो है सेक्शन डी, जो खंड है वो है द। ये सेक्शन जो डी है, इसमें जो प्रश्न आते हैं प्यारे साथियों वो निम्नात्मक प्रश्न आते हैं, यानी कि इसके ऊपर ज़्यादा लिखना पड़ता है और इसकी जो शब्द सीमा है वो आती है 250 शब्द। तो ये बड़े प्रश्न होते हैं, निम्नात्मक प्रश्न होते हैं और इसमें भी जो प्रश्न आते हैं वो अथवा में आते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न आया है वो, अब यहाँ जो सेक्शन डी है ये 4 नंबर का है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। सेक्शन डी जो है वो 4 नंबर का है। जो पहला प्रश्न आया है वो पूछा गया है, सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वासों एवं रीति रिवाजों की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। यानी कौन कौन सी उसकी धार्मिक विशेषताएं थी, कौन कौन से रीति रिवाज थे। तो प्यारे साथियों, यहाँ आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे, वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, वो वृक्ष की, जल की, पर्वत की, स्वास्तिक की, नाग की, लिंग की आदि की क्या करते थे, पूजा करते थे। इसका मतलब यहाँ ये अपन कह सकते हैं कि जो सिंधु वासी जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, वो प्रकृति पुजारी थे। ये इनकी सबसे बड़ी क्या थी, विशेषता थी प्यारे साथियों। और इनके साथ साथ में इनके रीति रिवाज भी कुछ इसी प्रकार के थे। अगला जो इसका अथवा में प्रश्न है इसको भी देखिए। इसके अथवा में पूछा है प्रश्न, ये 4 नंबर का है, सिंधु घाटी सभ्यता से 4 नंबर का प्रश्न आता है, ये आपको अच्छी तरह से देखना है। अथवा में जो प्रश्न पूछा है वो कुछ अथवा में जो प्रश्न आया है वो कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न थोड़ा ऊपर रह गया है, यहाँ देखते हैं। प्रश्न जो आया है वो कुछ इस प्रकार से है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यहाँ विशेषताओं को लेकर प्रश्न पूछा है। अब यहाँ किसी बिंदु के बारे में नहीं पूछा है प्यारे साथियों, ये आपको समझना है। सिंधु घाटी सभ्यता की सारी विशेषताओं के बारे में पूछा कि उनकी विशेषताएं किस प्रकार की थी। तो यहाँ आपको समझना है, सबसे पहले विशेषताओं, पहली विशेषता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो नियोजित शहर थे। यहाँ नगर की आवास योजना थी, जल निकास प्रणाली थी, सड़कें व्यवस्थित थी, विशाल अनागार थे, यहाँ विशाल स्नानागार भी थे। इनके साथ साथ में इनकी व्यवस्थित लिपि भी थी। इनके साथ साथ में व्यवस्थित यहाँ की बाट व्यवस्था भी थी। ये तमाम प्रकार की इनकी क्या है, ये इनकी विशेषताएं हैं। तो इसके साथ साथ में अपन इनकी सामाजिक बातों को भी ले सकते हैं, इनकी धार्मिक बातों को भी ले सकते हैं, इनकी आर्थिक बातों को भी ले सकते हैं। ये सारी इनकी विशेषताओं में शामिल होती है। अब जो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों वो है 21वां प्रश्न। और 21वां प्रश्न जो है ये कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता पर बल क्यों दिया था। यानी कुछ ऐसे सदस्य थे जिन्होंने कहा था कि जो केंद्र है वो जितना मजबूत होगा देश उतना ही मजबूत होगा। तो ऐसे कौन कौन से नेता थे जिन्होंने केंद्र को मजबूत बनाने की भी बात की थी और किस लिए की थी। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा हिंट दिया है, वो हिंट इस प्रकार से देखिए। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए कुछ सदस्यों ने केंद्र सरकार के शक्तिशाली होने के पक्ष में तर्क दिए थे। यानी जिस समय देश का विभाजन हो रहा था उस समय कुछ स्थितियां ऐसी थी कि बहुत सारे नेता ऐसा समझ रहे थे कि अगर केंद्र सरकार मजबूत होगी या केंद्र मजबूत होगा तो ही देश की रक्षा की जा सकती है, देश में विकट परिस्थितियों का सामना देश कर सकता है। अगर केंद्र मजबूत नहीं होगा तो तमाम प्रकार के जो वैश्विक स्तर के दबाव है इनको सहन नहीं कर पाता है और ना ही देश संभल पाता है। इसके पक्ष में तो तर्क देने वाले कुछ विद्वान जो थे वो इस प्रकार से थे, जैसा आप देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अय्यर और बालकृष्ण शर्मा। ये कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने केंद्र को मजबूत बनाने की बात की थी। इसके अथवा में जो प्रश्न आया है उसको देखिए। ये इसके अथवा में प्रश्न आया हुआ है, देखिए। अथवा में पूछा गया है, संविधान सभा ने भाषा के विवाद को किस प्रकार हल किया था। आपको पता होगा वैसे तो संविधान सभा के लिए कई प्रकार के विवाद के विषय थे, लेकिन एक सबसे मुख्य विषयों में से भाषा भी थी कि भाषा, कौन सी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। तो इसके लिए बहुत सारे नए नए तरीके निकाले गए थे। महात्मा गांधी ने भी अपना सुझाव दिया था, बहुत सारे नेताओं ने अपना सुझाव दिया था, लेकिन जब विवाद बढ़ता हुआ देखा तो राष्ट्रीय नेताओं ने मिलकर एक
भाषा समिति का गठन किया और उस भाषा समिति को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि अब भाषा का जो विवाद है इसको किस प्रकार से हल किया जाए। तो देखिए प्यारे साथियों, संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए भाषा समिति का सुझाव दिया। क्या दिया? भाषा समिति का सुझाव दिया। समिति ने हिंदी को भारत की राजकीय भाषा का दर्जा देने, राजकीय भाषा, ध्यान रखना प्यारे साथियों, राजकीय भाषा का दर्जा देने और 15 वर्षों तक सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखने का सुझाव दिया और प्रत्येक प्रांत को अपने सरकारी कार्यों के लिए किसी एक क्षेत्रीय भाषा के चयन का भी क्या दिया? अधिकार दिया। इस प्रकार से इन्होंने भाषा संबंधी जो विवाद है इसको भी हल करने का क्या किया? प्रयास किया। इसी के साथ में प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं आपके जो 21 प्रश्न है ये कंप्लीट हो गए हैं और जो 22वां प्रश्न है ये आपके मानचित्र से संबंधित है जो 5 अंक का है। जो कितने अंक का है? 5 अंक का है। एक जो बिंदु है, एक जो स्थान है, स्थल जो है वो 1 नंबर का है। तो आपको यहाँ पर भी देखना है कि 5 जो क्षेत्र पूछे गए हैं। देखिए चौरी चौरा हमने अभी बात की है, मैसूर, अवध, अमरावती और बीजापुर। इसके अथवा में भी 5 पूछे गए हैं। ये देखिए यहाँ इसके अथवा में भी 5 बिंदु आए हुए हैं। आप देख रहे हैं सूरत, गोवा, नागपुर, ग्वालियर, सारनाथ। तो इस प्रकार से 5 आपके मानचित्रों सहित यहाँ प्रश्नों की जो संख्या आई है प्यारे साथियों ये आई है 22, लेकिन एक्चुअल जो प्रश्नों की संख्या है प्यारे साथियों वो 50 है। आपके बोर्ड के अंदर कुल 50 प्रश्न आएंगे और समय को ध्यान में रखते हुए अगर आप हल करते हैं तो आप डेफिनेटली अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। बस आपको इस मॉडल पेपर को देखना है कि किस प्रकार के अध्याय से किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, कौन से अध्याय से किस प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति है, छोटे प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं, बड़े प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपने इस मॉडल पेपर को सॉल्यूशन सहित अच्छी तरह से समझा है, अच्छी तरह से देखा है। इसी के साथ में मैं आज के सेशन को यहीं एंड करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।